नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम 15 मार्च 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। इसके साथ साथ में इस सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक होंगे। आइए स्टूडेंट्स, सत्र को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम किन किन विषयों को यहां पर संबोधित करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको 14 मार्च 2021 को जो स्टैटिक विषयों से आपसे प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग अगला मुद्दा उठाएंगे जो कि एक बहुत अच्छा आलेख है, साइबर सिक्योरिटी के साथ में जुड़ा हुआ एक और पर्ल हार्बर को बनने से रोकना, भविष्य के युद्धों के लिए भविष्य की सेना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों आलेख आपस में अंतर संबंधित हैं। इसके बाद क्वाड का शिखर वार्ता रूप, भू राजनीतिक रूप से इस संस्था का भारत के लिए क्या महत्व होने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे। नौकरियों की कमी और क्षेत्रवाद की बढ़ती आग, महंगाई और मांग आपूर्ति संतुलन, नॉन फंजिबल टोकन, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अरावली, प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न और मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, इतने विषय हमें आज देखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और उत्तरों को जरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है? लवणता का मतलब यह हो गया कि समुद्र के अंदर में जो घुले हुए नमक की मात्रा है एक प्रकार से वो। आपके सामने विकल्प थे वाष्पीकरण, वायु, महासागरीय धाराएं, वर्षा, और इसका सही जवाब है डी। ये चारों ही समुद्र की लवणता को प्रभावित करते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। अगला कथन है, इस मृदा में लाल रंग का विकास क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण होता है। आप लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि यह जो विशेषता यहां पर बताई गई है इसका संबंध मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टियों से है, तो ये वाला कथन तो गलत हो जाता है। और निश्चित रूप से लाल रंग का विकास लोहे के जो व्यापक प्रसार है इससे संबंधित है, तो ये वाला कथन यहां पर सही हो जाता है। हमें इसमें कौन सा बताना है? गलत कथन बताना है, तो केवल एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु घटनाएं देखी जा सकती हैं? कथन एक है, शीत ऋतु के दौरान हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में एक उच्च दबाव का केंद्र विकसित होता है। कथन दो है, मध्य एशिया के ऊपर उच्च दबाव केंद्र से बहने वाली सतही हवाएं शुष्क महाद्वीपीय वायुराशि के रूप में भारत पहुंचती हैं। प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में एक पूर्वी जटधारा बहती है। तो हमसे पूछा गया है शीत ऋतु में जो जलवायु घटनाएं हैं उनके बारे में। तो आप लोग स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो विशेषता है ये हमें गर्मियों में दिखाई पड़ती है, ना कि शीत ऋतु में। तो ये वाला यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। डंकन जल संधि निम्न में से किनके मध्य अवस्थित है? उत्तर और मध्य अंडमान, मध्य और दक्षिण अंडमान, दक्षिण और लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप। सही जवाब है इसका सी। इसको एक मानचित्र के मदद से देखते हैं जरा। आप यहां पर देखिए, डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पर अभी बताया था। और अब आप लोग यहां पर 10 डिग्री चैनल को भी ध्यान से देख लेंगे। ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग अलग करता है। तो स्टूडेंट्स, जल संधियां, डिवाइडिंग चैनल्स ये बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। इसको आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? कथन एक है, पी तरंगे तीव्र होती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। कथन दो है, पी तरंगे गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं, जबकि एस तरंगे केवल ठोस और तरल पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जो एस तरंगे होती हैं ये तरल पदार्थों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती हैं और इस वजह से कथन 2 गलत हो जाएगा,
केवल एक यहां पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, वे मैग्मा कक्षों का शीतल भाग हैं। यह मैग्मा का एक बड़ा पिंड है जो बड़े गुंबदों के रूप में पपड़ी के सांचों की गहराई में ठंडा होता है। वे सतह पर केवल तब दिखाई देते हैं जब अनाच्छादन प्रक्रिया ऊपर स्थित सामग्री का उन्मूलन कर देती है। ये ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। उपर्युक्त कथन सर्वश्रेष्ठ वर्णन करते हैं। सही जवाब है इसका बैथोलिथ। आइए एक चित्र की मदद से देखते हैं इसको। यहां पर आप लोग देख सकते हैं संरचना बैथोलिथ की एक शीट के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे ये, और जब ये ऊपर की इनकी जो संरचनाएं हैं, जब ये धीरे धीरे प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से हट जाएंगी, तब फिर हमें संरचना दिखाई पड़ती है किसकी? बैथोलिथ की। यहां पर लैकोलिथ भी है, यहां पर डाइक भी है, सिल भी है। तो इन संरचनाओं का भी आप अध्ययन साथ में मिलकर के करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और इसका उद्गम अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से होता है। सत्य कथन है। संपूर्ण नदी प्रणाली अल्पकालिक है। यह भी सत्य है। मानसून के समय यह नदी प्रणाली हमें सक्रिय रूप में दिखाई पड़ती है, तो यहां पर दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। राजस्थान और गुजरात इन दो राज्यों के अंदर में फैला हुआ है। अब आप लोगों का यहां पर एक काम होना चाहिए कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, इन पर आप निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित करें। आगे आज के सत्र में मैं अरावली के बारे में भी कुछ बातें करूंगा और लगातार अरावली का जो क्षेत्र है, जो संबंधित विषय है, लगातार चर्चा में है, तो आप लोग इन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। ये पर्यावरण के साथ में भी संबंधित विषय हैं। आइए स्टूडेंट्स, सत्र को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पहले आलेख को देखते हैं। फॉर स्टालिंग अ साइबर पर्ल हार्बर, पेज नंबर 8 से इस न्यूज को लिया गया है। GS2IR के साथ में इसका संबंध है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पर्ल हार्बर एक जगह का नाम है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यहां पर अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा हुआ करता था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के द्वारा भयानक तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। अब MK नारायणन सर पर्ल हार्बर के उदाहरण से हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसी ने भी इस बात को सोचा ही नहीं था कि अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति के ऊपर में जापान इतना बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन हमला हुआ। हमें साइबर खतरों के संबंध में कुछ ऐसी ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं जरा। लेखक कहते हैं कि भारत के द्वारा यह एक गंभीर त्रुटि होगी यदि भारत साइबर खतरों को कम करके आंकता है, और विशेष रूप से चीन की तरफ से आने वाले साइबर खतरों को। हाल ही में अमेरिका में एक साइबर सुरक्षा फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर, इसने कुछ अहम खुलासे किए। मुंबई के अंदर में 2020 में जो एक बिजली का अभूतपूर्व संकट देखा गया, उसमें चीन की कुछ संस्थाओं के हाथ होने की आशंका व्यक्त की गई रिकॉर्डेड फ्यूचर के द्वारा। और इस संदर्भ में रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कुछ डेटा साझा किया। देखिए, जिस समय भारत के ऊपर में साइबर हमले बढ़ रहे थे, यह वही समय था जब भारत और चीन के मध्य सीमा पर संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। पूर्वी लद्दाख में भारत जब चीनी घुसपैठ का सामना कर रहा था, उसी समय भारतीय बिजली कंपनियों को साइबर हमले के द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। और जैसे ही धीरे धीरे सीमा पर थोड़ी बहुत शांति की स्थापना होनी शुरू हुई, तो ये हमले भी घटना शुरू हुए। तो निश्चित रूप से ये दोहरे मोर्चे पर भारत के लिए संकट को दिखाता है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें उठाई थी, आइए उसको देखते हैं। इस संस्था ने कहा था कि रेड इको नाम का एक चीनी संगठन है और इसका संबंध चीन की सरकार से है, और इसके सहायक अन्य कई सारे संगठन हैं, जहां पर APT जैसे संस्थाओं का नाम भी आता है। अब यहां पर यह बताया गया कि एक विशेष किस्म का सर्वर यहां पर प्रयोग किया जाता है, जो कि मैलवेयर के कमांड और कंट्रोल केंद्र के रूप में कार्य करता है। यहां पर जिस मैलवेयर का प्रयोग किया गया था, उसका नाम था शैडो पैड। इस संस्था के रिपोर्ट के मुताबिक
अब आप लोगों को यहां पर एक तकनीकी शब्द यहां पर समझना पड़ेगा, एक्सियोमेटिक असिम्प्टोट। ये क्या होते हैं? एक प्रकार के सर्वर होते हैं। अब यहां पर आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, इन शब्दों के अनुवाद के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न यहां से निकाल दिए जाते हैं, तो पता होना चाहिए एक प्रकार का सर्वर होता है जो कि मैलवेयर के लिए। अब मैलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी के कंप्यूटर को, किसी डिजिटल डिवाइस को, जो उसका खुफिया जानकारी होता है, संवेदनशील जानकारी होता है, वो किसी दूसरी जगह पर भेज देते हैं। अब यहां पर जिस मैलवेयर का इस्तेमाल किया गया, शैडो पैड का, यह एक प्रकार का बैकडोर ट्रोजन मैलवेयर है। अब यह करता क्या है कि जिस सिस्टम पर इसने हमला किया है वहां से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम मैंने अभी लिया आपसे, एक्सियोमेटिक असिम्प्टोट सर्वर तक एक गुप्त मार्ग खोल देता है और इससे क्या होता है, यहां की जानकारी यहां तक पहुंचना शुरू हो जाती है। आइए आगे की बिंदु देखते हैं। चीन के बारे में लेखक कहते हैं कि चीन का निशाना भारत ही नहीं बना है बल्कि अन्य विकसित देश भी बने हैं, और खास तौर पे ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनियां जिनके सुरक्षा इंतजामों में कमियां हैं। लेखक कहते हैं कि चीन की साइबर जासूसी की कोई सीमा नहीं है। 2020 का अंत आते आते कोविड-19 महामारी के लिए जो वैक्सीन तैयार किए गए थे, इनके लिए एक सप्लाई चेन की व्यवस्था की गई। अब यहां पर भी चीन की साइबर जासूसी कंपनियां स्पीयर फिशिंग कैंपेन के माध्यम से अधिक जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं ताकि कभी भी उसका दुरुपयोग किया जा सके चीन को फायदा पहुंचाने के लिए। लेखक यहां पर कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे चीन का एक समूह है हैफनियम, इसने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वरों को निशाना बनाया था। लेखक यहां पर कहते हैं कि यह काम केवल चीन अकेला नहीं कर रहा, अमेरिका और रूस भी इसमें शामिल रहे हैं। जैसे 2016 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, वहां पर रूस के द्वारा साइबर जासूसी कराए जाने का मुद्दा लगातार उठता रहा है। इसके अलावा लेखक भारत को सबक सीखने की सलाह देते हैं यूक्रेन के उदाहरण से, क्योंकि 2016 में वहां पर भी बिजली वितरण कंपनियों को निशाना बनाकर वहां की जो पावर सप्लाई थी उसको ठप कर दिया गया था। और हमें विशेष रूप से बिजली वितरण कंपनियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां के वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा कोविड-19 राहत विधेयक में $10 बिलियन साइबर सुरक्षा के लिए दिए गए हैं ताकि साइबर खतरों के प्रति तुरंत कार्यवाही करने की क्षमता विकसित की जा सके, और अगर नुकसान हो गया तो उससे रिकवर कैसे करेंगे, इसकी भी रणनीति तैयार की जा सके। आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो हमारे संबंध लगातार अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, और भारत जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के निकट जाएगा, निश्चित रूप से एशिया की इन दो बड़ी शक्तियों के बीच के मतभेद और बढ़ते चले जाएंगे। क्वाड की स्थापना हो ही चुकी है, तो ऐसे में निश्चित रूप से हमारे लिए संकट और बढ़ेगा। भले हम क्वाड में शामिल हुए हैं जाकर के इसलिए कि हम चीन के प्रति एक संतुलित रणनीति को अपना पाएंगे, चीन की शक्ति को प्रतिसंतुलित कर पाएंगे, लेकिन यहां पर समस्याएं भी हमारे सामने आ सकती हैं। अगर हम बात करें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, तो उन्होंने अधिनायकवाद, लोकतंत्र तो है नहीं चीन में, वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और तकनीकी को जोड़ करके एक ऐसा संयोजन तैयार कर लिया है जिसके माध्यम से वे वैश्विक व्यवस्था को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और निश्चित रूप से साइबर क्षेत्र इसमें एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उनकी सहायता कर सकता है। इसके अलावा हम चीन की बात करें तो वो लगातार अपने रणनीतिक सहयोग फोर्स या स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को लगातार मजबूत कर रहा है, और यह संस्था साइबर हमलों के माध्यम से चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से साइबर हमले जो भारत पर होते हैं, आधारभूत संरचना से जुड़ी संस्थाओं की जो गोपनीय जानकारियां हैं उनको प्राप्त करने का उद्देश्य अभी हमको दिखाई पड़ा है, लेकिन ये हमले हमारे आर्थिक क्षेत्र, हमारे शेयर मार्केट, हमारे रक्षा क्षेत्र, किसी को भी निशाना बना सकते हैं और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जो इससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनमें एक बेहतर समन्वय और तत्काल डैमेज कंट्रोल समय की एक मांग है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार है हमारा फ्यूचर फोर्स फॉर फ्यूचर वॉर्स। अब ध्यान रखिएगा, पिछला समाचार और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक किस्म से
पिछले समाचार के समाधान के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। इसको हम लोग जोड़ सकते हैं GS3 सिक्योरिटी के साथ में। अभी कुछ समय पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में सेना के प्रमुख अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए और इसमें तकनीकी और प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल होगा वो एक अहम योगदान दिखाएगा। यहाँ पर तकनीक का संगम और एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपना करके हमें नई रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, तब हम भविष्य के युद्धों के लिए भविष्य की सेना को तैयार कर पाएंगे। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय भी यहां पर देख लेते हैं। देखिए, वो समय अब बीत चुका है जब ये हम कह सकते थे कि हम युद्ध की स्थिति में हैं अथवा शांति की स्थिति में हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, छद्म युद्ध। अब ये जो शब्द है, भारत के अंदर में एक लंबे समय तक हमारे रणनीतिकार इस शब्द को स्वीकार नहीं कर पाए कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहा है 1971-72 के बाद। कुछ लोगों ने इस तरफ इशारा किया, लेकिन अधिकांश लोग हमेशा डिनायल की पोजीशन में रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम मान रहे हैं कि हम लगातार 1971-72 के बाद से प्रॉक्सी वॉर के समय में जी रहे हैं, तो हमें भविष्य के लिए भी इस अनुभव से सबक सीखना पड़ेगा। अब युद्ध के मतलब बदल गए हैं। हाइपर, हाइब्रिड, कंपाउंड, नॉन लीनियर, फोर्थ जनरेशन, कॉन्टैक्टलेस, ये सब अलग अलग युद्धों के प्रकार हैं, नए नए युद्धों के नाम हैं। सैन्य रणनीतिकार एक हुए थे कार्ल वॉन, और उन्होंने युद्धों के इस बदलते हुए चरित्र को बहुत पहले पहचान लिया था और उन्होंने इसके लिए सैन्य बलों को भविष्य के लिए तैयार रहने की वकालत भी की थी। अगर हम युद्ध की परिभाषा की बात करें तो निश्चित रूप से युद्ध राजनीतिक उद्देश्यों के साथ गंभीरता से जुड़ा होता है और एक प्रकार से युद्ध एक प्रकार की संगठित हिंसा है जिसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर हम यह सोचते हैं कि एक गैर युद्ध रहित समाज हम बना लेंगे तो यह एक आदर्शवादी परिकल्पना हो जाएगी। युद्धों के स्वरूप बदलेंगे, युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे। हम अगर अमेरिका की बात करें तो उन्होंने 2014 से ही तीसरी ऑफसेट रणनीति के माध्यम से भविष्य के लिए सैन्य क्षमताओं के विकास की वो घोषणा कर चुके हैं, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का विकास और उसका उपयोग शामिल है। भारत ने भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन हमें एक लंबा रास्ता भी तय करना है। DB शेकाटकर समिति, नरेश चंद्रा समिति, इन सब के बाद में हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद कुछ समय पहले बनाया है और निश्चित रूप से अब इस पद के माध्यम से हम अपनी सेना में रोबोटिक्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाएंगे और 21वीं सदी में जो त्वरित युद्ध हैं उनका हम सामना कर पाएंगे। अगला आलेख है स्टूडेंट्स, पेज संख्या 8 से, GS2 IR से इसको हम जोड़ सकते हैं। बहुत चर्चा में रहा है क्वाड पिछले दिनों और हमने भी खूब सारी चर्चाएं करी हैं अलग अलग सत्रों में आप लोगों के साथ में। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर देख लेते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, क्वाड की हम लोग बात करते हैं तो आभासी शिखर सम्मेलन इसका हुआ है। क्वाड इस शब्द को ही आप देख लीजिए, इसका संबंध 4 से है, 4 देशों का समूह जिसके अंदर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और इनका जो उद्देश्य है कि एक शांत और खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र विकसित किया जाए जहां पर किसी एक देश की तानाशाही नहीं होगी। निश्चित रूप से ये जो बैठक हुई है ये उस समय हुई है जब नियंत्रण रेखा से चीन के बल वापस हट रहे हैं और ये इस बात को दिखाता है कि भारत इस संगठन में रणनीतिक रूप से शामिल हुआ है और भारत को क्वाड की वजह से चीन के साथ सुरक्षा, समृद्धि, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते शक्ति असंतुलन को दूर करने में सहायता मिलेगी। इस शब्द को आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का कहना है अमेरिका इज बैक। जो पुराने राष्ट्रपति ट्रंप थे वो कहते थे लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इनका कहना है कि अमेरिका इज बैक। तो निश्चित रूप से अगर हम वर्तमान जो प्रशासन है अमेरिका का, उनकी रणनीतियां देखें, चाहे वो खाड़ी के क्षेत्रों में हम लोग देखें, जैसे सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाया उन्होंने, यमन के अंदर में गृह युद्ध को समाप्त करवाने के लिए जैसे वो प्रयास कर रहे हैं, तो ये इस बात को दिखा रहा है कि वैश्विक धरातल पर अमेरिका फिर से
जो अपना पुराना योगदान है वो करने के लिए तैयार है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। क्वाड की गतिविधियों में 2020 में कोविड-19 संकट के बाद तेजी आई है। इसका एक कारण है कोविड-19 संकट, चीन की बढ़ती मुखरता और चीन के जितने भी क्वाड के साझेदार हैं इनके साथ संबंध लगातार बिगड़ते हुए हमें दिखाई पड़े हैं। और इसमें चाहे हमने देखा हो ऑस्ट्रेलिया को, चाहे हमने देखा हो भारत को। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो एक समय में चीन के संबंध बहुत शानदार थे, लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में संबंध बहुत तेजी से बिगड़े हैं चीन के। चीन की प्रतिक्रिया की अगर बात करते हैं तो चीन ने इसको बोला है मिनी नाटो। अब स्टूडेंट्स, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप नेटो को पढ़ेंगे कि यह संस्था की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय क्या है, काम किस तरीके से करती है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप जब इतने बड़े परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अध्यापक के साथ मिलकर आपको चलना होता है। लेकिन निश्चित रूप से क्वाड के सदस्यों ने कहा है कि क्वाड का उद्देश्य किसी भी तीसरे पक्ष को लक्षित करना नहीं है। क्वाड के बारे में बातें मैंने आपको वैसे बता दी हैं, आपके रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखवा दिए हैं मैंने, जैसे कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक किस्म का रणनीतिक वार्ता मंच है। मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए इसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। 2007 में इस अवधारणा को जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा लाया गया था। इसने मूर्त रूप अब लिया है। अब यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत चीन के साथ ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन, इन संगठनों के माध्यम से लगातार चर्चा करता रहा है। भारत और चीन के बीच अपने अन्य शिखर वार्ताएं भी होती रहती हैं। अब क्वाड के बन जाने से भारत को अपना भू राजनीतिक महत्व दिखाने का एक और मंच मिल गया है। तो निश्चित रूप से इसका अगर हम सतर्कता से प्रयोग करेंगे तो हम क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 8 से लिया गया है। GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं मुख्य परीक्षा में। आइए देखते हैं जरा इसको। द जॉब क्रंच एंड द ग्रोइंग फायर्स ऑफ नेटिविज्म। बहुत अच्छा मुद्दा लेखक के द्वारा उठाया गया है कि संरक्षणवाद की लहर में कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के अंदर में एक प्रकार का उपराष्ट्रवाद विकसित हो रहा है। आइए देखते हैं निहित मुद्दों को। देखिए, नौकरियों की कमी लगातार हम लोगों ने देखी महामारी के दौर में, और अब भारत के अंदर में कई राज्य, अभी जो हाल ही में चर्चा में है वो है हरियाणा सरकार। अब इन्होंने क्या किया है कि निजी कंपनियों में हरियाणा के लोगों को नौकरी देने के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। लेखक यहां पर यह कहते हैं कि राज्यों को जब तक रोजगार सृजित करने की स्वायत्तता प्राप्त नहीं होगी, यहां पर यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, तब तक वो ऐसे तुष्टीकरण के उपाय, नौकरियों में आरक्षण आदि का सहारा लेते रहेंगे। अब इन कदमों के कई सारे आर्थिक नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिल सकता है इन क्षेत्रों में, और हम सभी लोग जानते हैं हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र NCR में आता है, जहां पर कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिसेस हैं, कार्यालय हैं उनके। और निश्चित रूप से हम यहां पर गुरुग्राम को ही केंद्रित करेंगे, तो वहां पर जो अंतरराष्ट्रीय निवेशक हैं उनको कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, निवेश दूर भी जा सकते हैं, और हम जिस समय में हैं हमें अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कुछ और मुद्दों को। लेखक यहां पर हरियाणा के बारे में बताते हैं विशेष रूप से कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर भारत के सभी राज्यों में उच्चतम है। करीब 80% महिलाएं जो वहां नौकरी करना चाहती हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। हरियाणा में सभी स्नातकों में से आधे से अधिक लोग बेरोजगार हैं। और निश्चित रूप से यह बात ध्यान रखिएगा कि जब इतनी बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार होता है तो हमने इतिहास में इस बात को देखा है कि यह बेरोजगार युवा सामाजिक क्रांतियों और राजनीतिक उथल पुथल को जन्म देते हैं। और शायद हरियाणा की सरकार इससे घबरा कर नौकरियों में आरक्षण के विकल्प की तरफ चली गई। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो बीमारी थी और इलाज बीमारी को और बढ़ाने वाला निकला। अब यहां पर इस प्रवृत्ति को भी देखा गया है कि हरियाणा ऐसा करने वाला अकेला राज्य नहीं है। तमिलनाडु में भी एक दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बोला है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण देंगे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऐसा ही प्रस्ताव दे चुके हैं।
आंध्र प्रदेश तो और आगे बढ़ गए, उन्होंने भी कानून बनाने का प्रयास कर लिया यहां पर। अब जो बात मैंने अभी आपसे कही कि निश्चित रूप से जो मुक्त व्यापार है, जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है, वो जो विचार है, उस विचार के साथ में ये कदम टकराएंगे और अर्थशास्त्री इसकी आलोचना करेंगे। अर्थशास्त्री एक शब्द प्रयोग करते हैं, एग्लोमेरेशन इफेक्ट। अब क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी जगह पे निवेश तब आएगा, व्यवसाय तब स्थापित होगा जब निवेशक यह देखता है कि वहां का वितरण तंत्र कैसा है, जीवन जीने की स्थितियां कैसी हैं, सरकार की नीतियां कैसी हैं। कि सरकार अचानक से तो नीतियों में परिवर्तन नहीं कर देती है, और अगर सरकार अचानक से नीतियों में परिवर्तन कर देती है तो फिर निवेश तो खतरे में आ जाएगा। तो यहां पर इन सब बिंदुओं पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। लेखक यहां पर 3-3-3 खतरा भी दिखाते हैं। अब ये सब कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखेंगे इनको। भारत के 3 सबसे बड़े धनी राज्य, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, भारत के 3 सबसे बड़े गरीब राज्यों से 3 गुना अधिक अमीर हैं। 3-3-3। अब आप यहां पर देखिए कि राज्यों के बीच विषमता कितनी है, और अगर सोचिए कि इन तीनों राज्यों ने संरक्षणवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, तब यह स्थिति और बिगड़ जाएगी। निश्चित रूप से वित्तीय स्वायत्तता का अभाव है भारत के अंदर में राज्यों के संदर्भ में, और खास तौर पर ऐसे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए निवेश को आकर्षित करना और नौकरियों का सृजन करना बहुत मुश्किल है। और सरकारें यहां पर करती क्या है कि 5 साल बाद चुनाव में जाना है तो वो अक्सर तुष्टीकरण की नीतियों का सहारा लेती हैं, और ये नीतियां सामाजिक आर्थिक ढांचे को गंभीरता से प्रभावित करती हैं। अब लेखक यहां पर ध्यान दिलाते हैं कि राज्यों के मध्य अगर हम विषमता को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो यह भारत में एक प्रकार के उपराष्ट्रवाद को जन्म देगा। अब लेखक उसको जोड़ते हैं आत्मनिर्भर भारत के साथ में, कि जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भर भारत को चला रहे हैं, कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे उत्पादन के संदर्भ में, अपनी जरूरतों के संदर्भ में, तो अगर यही प्रक्रिया भारत में क्षेत्रीय स्तर पर आ गई तो प्रत्येक राज्य संरक्षणवाद की नीतियों पर आगे चलना शुरू कर देगा। और ऐसे में हमें करना यह था कि हम रोजगार का सृजन करें, लेकिन यहां पर नौकरियों की रक्षा के लिए आरक्षण जैसे विकल्पों को अपनाया जाने लगेगा। और निश्चित रूप से यह भारत में कई अन्य किस्म की जुड़ी हुई समस्याओं को जन्म देगा, जो केवल आर्थिक ही नहीं होंगी, सामाजिक भी होंगी, और यह हमारे सामाजिक ताने बाने को भी दीर्घकाल में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी नीतियों का हमें कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा, और समाधान एक ही है, रोजगार का सृजन, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए, विषमता को दूर करने के प्रयास किए जाएं। अगला समाचार है हमारा, पेज संख्या 8 से ही है, GS3 इकोनॉमी से इसको हम जोड़ते हैं। सैल्यूटरी रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, इसको आप लोग देखेंगे स्वयं से, और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। यहां पर जो मुख्य मुद्दा उठाया गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से उनके दाम बढ़ने की वजह से परिवहन लागत बढ़ेगी, और जब परिवहन लागत बढ़ेगी तो जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी लागत भी बढ़ेगी, उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। और अगर ये स्थिति बेकाबू हो गई तो ये महामारी के बाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा, कई किस्म की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को पैदा कर देगा। तो सरकार को समय रहते ही इस समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए। इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, मैंने आपको एक आधार बना करके दे दिया है पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समाचार। पेज संख्या 16 से इसको लिया गया है, GS प्रीलिम्स के साथ में इसको हम जोड़ेंगे, और ये नई तकनीक है, बहुत चर्चा में है आजकल, नॉन फंजिबल टोकन। अब ये है क्या, चर्चा में क्यों आया है, जरा आप इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए। एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं और इन्होंने $70 मिलियन में एक डिजिटल आर्ट वर्क को खरीदा है, और ये जो डिजिटल आर्ट वर्क है इसका नाम है एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज। बीपल नाम के एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसको बनाया है। ध्यान रखेंगे कि जो चित्र है
ये भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अमूर्त है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, ये डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है। अब इतनी महंगी पेंटिंग कैसे बिक गई है? इसका संबंध एनएफटी के साथ में है। आइए बताते हैं जरा इसके बारे में आपको। सबसे पहले आप एनएफटी को देखिए स्टूडेंट्स, यह एक प्रकार की डिजिटल परिसंपत्ति है और ये इस्तेमाल करती है ब्लॉकचेन तकनीक को। अब जो ब्लॉकचेन तकनीक होती है, इसके अंदर में जो डेटा के ब्लॉक बनते हैं वो यूनिक होते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इस ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से इस बात को सत्यापित किया जाता है कि किस डेटा का संबंध किस व्यक्ति के साथ में है। मतलब कि इस पूरे साइबर स्पेस के अंदर में अगर बीपल ने इस चित्र को बनाया है तो ये वास्तविक रूप से उन्हीं का है, मालिकाना हक उनका है और ये सर्टिफिकेशन कहां से मिल जाता है उनको? ब्लॉकचेन से। तो ये जो एनएफटी है, ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, आप देखिए ना टोकन लिखा हुआ है, ये कैसे जनरेट किया गया है? ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके इसको जनरेट किया गया है। तो यहां से यह सत्यापित हो जाता है कि चित्र इन्हीं का है, इन्होंने ही बनाया है। अब ये सब भविष्य की चीजें हैं और इसको खरीदने में भी तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया है। डिजिटल चित्र, डिजिटल मुद्रा, ये चित्र है ये यहां पर, इसको आप देख लीजिए। यहां पर आगे देखते हैं, कलाकार का नाम आप लोग ध्यान दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एनएफटी है, उसके बाद अगर आप कुछ बिंदुओं को और ध्यान रख सकते हैं तो बीपल को आप देख सकते हैं। कलाकृति का नाम आप देख सकते हैं, एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज। और मैंने अभी बोला कि ये भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ब्लॉकचेन के बारे में बता के अभी आप लोगों को आ रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे कि जो भी लेन देन इसमें दर्ज होते हैं ना तो उनको हटाया जा सकता है, ना ही संशोधन, मतलब कि धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। इसीलिए तो एनएफटी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगले समाचार का संबंध पेज संख्या 1 से है। सेंटर लाइकली टू अलाउ रेजिडेंट्स टू फिल देयर एनपीआर डिटेल्स ऑनलाइन। तो जनगणना का आरंभ होना है और उसकी शुरुआती प्रक्रियाओं में से जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है उसके संबंध में कुछ जानकारियां नागरिकों से ली जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि ये चीज है क्या। ये रजिस्टर एक किस्म का डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है और इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि गृह मंत्रालय के अनुसार देश का सामान्य निवासी वह है जो कम से कम पिछले 6 महीने से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले 6 महीने के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। एनपीआर का आरंभ 2010 में हुआ, फिर 2015 में इसको अपडेट किया गया था और अब इसके बारे में चर्चा आई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हरियाणा राज्य से ही अगले समाचार का भी संबंध है। स्टूडेंट्स, हरियाणा की सरकार लगातार यह कह रही है कि हमें अरावली के अंदर में खनन की अनुमति दी जाए और मैं आपको बताऊं कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी खनन और अवैध खनन के माध्यम से खत्म किया जा चुका है। हमें इस बात को हमेशा समझना होगा कि विकास और सतत विकास में अंतर है। हमें प्रकृति को साथ में लेकर चलना होगा, नहीं तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे और कोविड-19 जैसी महामारियां हो सकता है कि महज एक शुरुआत हो। अरावली का महत्व तो आप लोग देखिए, यह एक वलित पर्वत है और चूंकि बहुत पुराना है तो चोटियां इसकी अपर्दन की प्रक्रियाओं की वजह से अब बहुत छोटी हो चुकी हैं, तो अवशिष्ट पर्वत भी है। ये गंगा के मैदान को थार के रेगिस्तान से अलग करता है। अब जरा आप समझिए कि यहाँ रेगिस्तान है और यहाँ उपजाऊ जमीन है और इन दोनों को अलग अलग करता है कौन? अरावली। तो अब आप लोग इस बिंदु को ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि अगर अरावली नहीं होता तो निश्चित रूप से जो थार मरुस्थल है उसका विस्तार दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों तक हो जाता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसने हरित क्रांति से इतना लाभ कमाया, क्या वो ये लाभ प्राप्त कर सकता था? लेकिन अरावली में पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ियां काटी जा रही हैं और लगातार पर्यावरणविद इस बात को उठाते रहे हैं कि अरावली को नुकसान पहुंचाने का अर्थ है कि थार के रेगिस्तान का पूरब के क्षेत्रों की तरफ विस्तार और गंगा के मैदान तक इसका पहुंच जाना। और अगर मरुस्थल का इतने बड़े पैमाने पर विस्तार होगा तो एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी। जैव विविधता को जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, इंसानी जीवन भी खतरे में पड़ेगा। कुछ भौगोलिक बातें कर लेते हैं। यहाँ पर अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात से दिल्ली तक है
गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? कथन 1 है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के नागरिकों का एक रजिस्टर है। अगला है, एनपीआर के तहत जनसांख्यिकीय विवरण को इकट्ठा किया जाता है। डेटाबेस को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित रखा जाता है। विकल्प है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से गुजरती है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। विकल्प है केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 3, 5 और 6, केवल 1, 2, 3, 5, केवल 1, 4, 5 और 6। आप इन सबके स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? कथन 1 है, उड़े देश का आम नागरिक देश में हवाई यात्रा को सस्ती और व्यापक बनाने के लिए परिकल्पित नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। अगला है, इस योजना का उद्देश्य देश भर में समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों और वायु परिवहन अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सागरमाला समुद्री विमान सेवा के तहत नए मार्गों, हवाई अड्डों, हेलीकॉप्टर अड्डों और जलीय हवाई अड्डों को संचालित किया गया है। विकल्प है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निम्नलिखित में से किन अधिकारों को मान्यता दी गई है? कथन है, स्वामित्व का अधिकार। अगला है, उपयोग करने का अधिकार। अगला है, राहत और विकास का अधिकार। और अंत में वन प्रबंधन का अधिकार। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आज का प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में सदन के सदस्यों को प्रथागत रूप से संबोधित करता है। कथन 2 है, जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता है तो वह उस मामले पर लोकसभा द्वारा निर्मित नियम का पालन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को। पहला प्रश्न है, संरक्षणवाद किस प्रकार से देश के अंदर एक उपराष्ट्रवाद को जन्म दे सकता है? चर्चा कीजिए। 250 शब्द। उत्तर की संरचना को देखते हैं। देखिए, भूमिका की बात करते हैं हम लोग तो महामारी के बाद संरक्षणवाद की जो प्रक्रिया आरंभ हुई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उसको आप बता देंगे। फिर मुख्य भाग में आप आ जाएंगे। वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान, राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षणवाद की प्रक्रिया और उपराष्ट्रवाद का विकास, इन सारे मुद्दों को आप जोड़ करके इसका मुख्य भाग लिख देंगे। जो वर्तमान उदाहरण है जो मैंने आपको बताए हैं आज के आलेख में, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, इनको आप लिख देंगे। इसको आर्थिक के साथ में जोड़ देंगे, सामाजिक के साथ में जोड़ देंगे आप। तो ऐसे में उत्तर आपका संपूर्ण हो जाएगा। और फिर उपायों की बात भी कर दीजिएगा अंत में। रोजगार सृजन के उपाय और राजकोषीय संघवाद के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान निकाले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक देश को 21वीं सदी के त्वरित युद्धों का जवाब देने के लिए किन विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है? 150 शब्द, 10 अंक। देखते हैं। उत्तर की संरचना में सबसे पहले तो आप 21वीं सदी के युद्धों का जो स्वरूप है उसकी चर्चा कर दें कि कैसे युद्धों का स्वरूप बदल रहा है। जो परंपरागत युद्ध थे उनकी परिभाषा क्या थी, मैंने बताया है आज आपको। और फिर जो नए वाले हैं इनके कुछ नए नाम जो मैंने बताया उनको जोड़ दीजिए। फिर मुख्य भाग में आ जाइए। सुरक्षा पर नए संकट, साइबर खतरे के साथ में जोड़ दीजिए इसको विशेष रूप से। अलग अलग क्षेत्रों का उदाहरण दे दीजिए। इसके अतिरिक्त एक चुनौती भी है कि लोकतांत्रिक देशों में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी है और साइबर हमले बहुत तेजी से होते हैं। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए कुछ संस्थाएं बनाई जा सकती हैं, कुछ पद बनाए जा सकते हैं, समन्वय को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इन सब चुनौतियों के समाधान आप निष्कर्ष में लिखते हुए इस उत्तर को पूर्ण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आज का सत्र आप सभी को पसंद आया होगा। आप वीडियो को
अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। सत्र को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।